Hello students, myself Om Prakash, teacher UPS Upper Chilla, Zone Batoth, District Ramban. Welcome home classes. जैसा कि आपको पता है कि आप जियोग्राफी चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम था लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आपको पता है कि पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो जैसे हमने लैंड के बारे में पढ़ा था, उसके डिग्रेडेशन फैक्टर्स, कंजर्वेशन मेजर्स, उसी तरह से सॉइल के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से वाटर के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा था। तो अब ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस आंसर की तरफ जाएंगे कि इसके जो क्वेश्चंस आंसर हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या पूछा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट है इसमें, विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। वो कौन से दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से मिट्टी बनती है। तो वो मेन फैक्टर्स बताने हैं आपने। तो टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन आर टेम्परेचर एंड रेनफॉल। दो मौसमी जो फैक्टर हैं, मौसम की वजह से जो फैक्टर हैं वो कौन से हैं, एक टेम्परेचर है और एक रेनफॉल है। जबकि रेनफॉल जो है वो ज़्यादा वेदरिंग, यानी रेनफॉल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड हम्मस फॉर्मेशन। जो रेनफॉल होता है वो उसकी वजह से वेदरिंग ज़्यादा होती है और उसी की वजह से हम्मस ज़्यादा बनती है। तो इस तरह से ये आ गया हमारा पार्ट नंबर 1। अब है पार्ट नंबर 2, राइट एनी टू रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। यानी हमारी मिट्टी आजकल जो ख़राब हो रही है, उसकी जो ज़रखेज़ी ख़राब हो रही है, तो उसकी क्या वजह है। तो हमने दो रीज़न बताने हैं। द ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड डिफॉरेस्टेशन आर टू मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। जो हम अपने खेतों में दवाइयों का, खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी मिट्टी ख़राब हो रही है। हमारी जो ज़रखेज़ी है मिट्टी में वो ख़त्म हो रही है। तो इसी और साथ में साथ हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। तो यही दो रीज़न हैं जिसकी वजह से हमारी मिट्टी गिरावट का शिकार हो रही है। द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड, जो हमारी आबादी बढ़ रही है और उसकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो इससे अंधाधुंध जंगलों की कटाई हो रही है एंड अरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फेयर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। यानी जो हमारी ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है और हमें डर है कि कहीं ये नेचुरल रिसोर्स हमसे खो न जाए। अब पार्ट नंबर 3 है, वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लैंड को सबसे ज़रूरी रिसोर्स क्यों कहा गया है। लैंड इज़ कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इट कैन बी पुट टू यूज़ फॉर वेरियस पर्पसेस। क्योंकि इससे बहुत से काम लिए जाते हैं, इसलिए ज़मीन को सबसे ज़रूरी कहा जाता है। कौन कौन से काम लिए जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी ज़मीन पर ही की जाती है, फॉरेस्ट्री, जंगल लगाए जाते हैं, माइनिंग, ज़मीन के अंदर से लोहा, सोना, चांदी वगैरह निकाला जाता है, बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाए जाते हैं तो इसी पृथ्वी पर बनते हैं, रोड बनाए जाते हैं, एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़, और कारखाने लगाए जाते हैं तो वो इसी पृथ्वी पर लगाए जाते हैं। अब पार्ट नंबर 4 में क्या है, नेम एनी 2 स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो कौन से 2 स्टेप हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं और जिनकी वजह से जो हमारे जानवर हैं और जो हमारे पौधे हैं वो बच सकते हैं। कौन कौन से 2 स्टेप हैं। 2 मेजर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व प्लांट्स, एनिमल्स एंड नेचुरल वेजिटेशन। यानी 2 बहुत बड़े बड़े स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हैं जिसकी वजह से जानवरों को, पौधों को और जो कुदरती निबातात, जो पौधे, हर किस्म के पौधे हैं, उनको बचाया जा सकता है। तो सबसे पहला क्या है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और बायोस्फीयर रिजर्व हैं,
तो ये तीनों तकरीबन एक जैसे होते हैं, थोड़े बहुत फ़र्क होता है इसमें, एरिया के लिहाज से होता है, स्पीशीज़ के लिहाज से होता है, लेकिन चलो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व ये बनाए जाते हैं, इससे हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है उसको बचाया जा सकता है एक तरीके से। और दूसरा तरीका क्या है? अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड ट्री प्लांटेशन, वन महोत्सव आर ऑर्गेनाइज्ड टू कंजर्व फॉरेस्ट विच आर अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। बहुत से लोगों को उजागर करने वाले प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, लोगों के साथ मिलकर जंगल लगाए जाते हैं, जो गांव वाले हैं उनको फ़ायदा दिया जाता है। और ट्री प्लांटेशन यानी सारे मिलकर एक वन महोत्सव मनाते हैं। कुछ स्टेट्स में होता है पूरा हफ्ता भर फेस्टिवल इन द नेम ऑफ फॉरेस्ट, हमने पहले वीडियो में भी पढ़ा था, आप देख सकते हैं वहाँ। तो वो ऐसे ऐसे ड्राइव चलाए जाते हैं और उससे हमारे जंगल को बचाया जा सकता है, जो हमारे बहुत ही नेचुरल रिसोर्स है, बहुत कीमती रिसोर्स है हमारा, तो उसको बचाया जा सकता है। अब पार्ट नंबर 5 क्या है? सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। यानी वो कौन से तरीके हैं जिसके चलते हम पानी को बचा सकते हैं। द 3 वेज टू कंजर्व वाटर आर, 3 तरीके कौन कौन से हैं? इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड अदर वेजिटेशन टू स्लो द सरफेस रन ऑफ। यानी हम अपने जंगल को बढ़ाएं, उतने ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि जो पानी बहता है वो कम हो जाए और वो पानी जो है वो बहने से बच सकता है। इसमें पार्ट नंबर बी है, रिप्लेनिशिंग अंडरग्राउंड वाटर थ्रो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी अगर हम ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो उसकी वजह से जो पानी है वो जड़ों की दौलत या जड़ों की वजह से वो सीधा ज़मीन के अंदर चला जाएगा, और जो हमारा पानी है अंडरग्राउंड वाटर है जो वो चार्ज हो जाएगा। यानी जिस तरह से पानी ज़मीन के अंदर होना चाहिए वो उसी तरह से हो जाएगा और हमें आगे काम देगा। तो अब इसमें जो इन्होंने 3 मेन वेज पूछा था, 2 ये आगे, और तीसरी मेन वेज क्या है? रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर इन इरिगेशन एंड शिफ्टिंग टू लेस वाटर इंटेंसिव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। यानी हम खेती बाड़ी करने के लिए हम ऐसे तरीके अपनाएं कि हमारा पानी ज़ाया ना हो। जो आजकल एग्रीकल्चर में जो मेथड्स लगाए जा रहे हैं, हमें उन मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हमारा पानी जो है वो ऐसे ज़ाया ना हो। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 उसमें पूछा है टिक द करेक्ट आंसर। तो आपने टिक करना है कि इसमें कौन सा जो आंसर है वो ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। यानी वो कौन सा फैक्टर है जो मिट्टी बनाने का जिम्मेवार नहीं है। तो जैसे आपने पढ़ा था, जब फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन पढ़ा था, वो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। उसमें एक टाइम था, ये ऑर्गेनिक मैटर वगैरह भी था, लेकिन उसमें सॉइल टेक्सचर नहीं था। तो इसका मतलब इसमें सॉइल टेक्सचर ही आएगा, क्योंकि मिट्टी छूने में कैसी है, अब वो उसकी सॉइल फॉर्मेशन का कोई फैक्टर नहीं है। अब इसमें पार्ट नंबर 2 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। यानी जो स्लोप वाले होते हैं, जैसे पहाड़ी एरिया है, स्लोप में है, तो वहाँ पर मिट्टी को रोकने के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा कारआमद है या कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है? एक शेल्टर बेल्ट है, तो दूसरा मल्चिंग है, और तीसरा टेरेस कल्टीवेशन है। अब जो शेल्टर बेल्ट है, ये मैदानी इलाकों में मिट्टी उड़ने के लिए अपनी ज़मीन के चारों तरफ जो दरख्त लगाए जाते हैं, तो उसे शेल्टर बेल्ट कहते हैं। अब मल्चिंग क्या है? जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो ज़मीन से अंदर से निकलते हैं, बारिश की वजह से वो बह जाते हैं, उनके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट लगाई जाती है। तो अब टेरेस कल्टीवेशन, पहाड़ी एरिया में सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, तो इसका मीनिंग यही हुआ कि आंसर यही है कि पहाड़ी एरिया में सीढ़ी नुमा खेत। तो इधर इन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। यानी स्टीप स्लोप के ऊपर मिट्टी बहने से कैसे बहती है, तो वो टेरेस कल्टीवेशन है। अब इसमें पार्ट नंबर 3 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी अब इनमें से वो कौन सा मेथड है जिससे एनर्जी नहीं बचती है, जिससे एनर्जी को नहीं बचाया जा सकता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी इनमें से वो कौन सा मेथड है कि जो हमारी नेचर को बचाने में बचाने के मामले में नहीं है। अब वो कौन सा है? पहला है स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज़, हम बिजली को बंद कर दें। दूसरा क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूज़, हम अपने नल को बंद कर दें। तीसरा डिस्पोज पॉली बैग आफ्टर शॉपिंग, दुकानदारी में दुकान से कुछ खरीदने के बाद जो पॉली बैग है, जो पॉलीथीन है, उसको हमें डिस्पोज कर देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जो पहला है, जैसे लाइट को बंद करना या बल्ब बंद करना, उसके बाद अपने नल बंद करना, वो दोनों चीज़ें नेचर से ताल्लुक़ रखती हैं। तीसरी जो है वो उसको अगर हम डिस्पोज करेंगे तो वो नेचर के साथ, यानी उसका कोई कंजर्वेशन ऑफ नेचर के फेवर में वो नहीं है। तो इसलिए पार्ट सी में आएगा इसका आंसर। अब इसमें अब जैसे मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए और कॉलम बी को हमने मिलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने दिया है, पहले लैंड यूज़, आगे इन्होंने लिखा है प्रिवेंट सॉइल इरोजन। आपको पता है मिट्टी बहने से बचती है, तो उसमें लैंड यूज़ नहीं आएगा। फिर हमस के आगे इन्होंने दिया है नैरो जोन ऑफ कंटेक्ट बिटवीन, तो वो भी नहीं आएगा। रॉक डैम के आगे लिखा है प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड, तो वो भी नहीं आएगा। बायोस्फीयर के आगे कुछ ऑर्गेनिक मैटर दिए, ये नहीं आएगा। तो इसलिए लैंड यूज़ जो है वो प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड होता है। हमस जो है वो एक ऑर्गेनिक मैटर है। रॉक डैम जो है वो प्रिवेंट सॉइल इरोजन करता है। बायोस्फीयर आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वो एक कॉमन जोन होता है जहाँ तीनों स्फीयर इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह से इसका ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ़ ट्रू गिव द रीज़न। ये इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन, तो अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो ट्रू लिखना है, लेकिन उसमें साथ में उसकी वजह भी देनी है, रीज़न देना है। तो यहाँ देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। गंगा ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है वहाँ बहुत ज़्यादा आबादी रहती है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो आपको पता है वो ट्रू है, वो सही बात है। रिवर वैली एंड प्लेन्स ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हेंस दे आर डेंसली पॉपुलेटेड। इन जो रिवर वैली हैं और प्लेन्स हैं, तो वहाँ जरखेज़ी के लिए मिट्टी बहुत अच्छी होती है। वो पीछे से बह कर आती है और मैदानी इलाकों में जमा हो जाती है। तो इसकी वजह से मतलब उनको बढ़ने की वजह से वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो उसके बाद ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 इसमें क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इंडिया इज़ डिक्लाइनिंग। इंडिया में जो पर पर्सन, जैसे हमने पढ़ा था कि जितनी जो अवेलेबिलिटी, जितना पानी इंसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसकी आपने बताना है वो ठीक है कि नहीं। हाँ वो ठीक है, ट्रू है, लेकिन वजह क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, आबादी बढ़ रही है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहर बन रहे हैं, बस रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं। द राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जो रहन सहन का तरीका है वो गांव में भी बदल चुका है, शहर में बदल चुका है। एंड द राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स आर लीडिंग टू द शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर। यानी हमारा जो खाने पीने की डिमांड है वो बढ़ रही है, तो इस तरह से वो खेती बाड़ी और बढ़ रही है, उसमें पानी और लगेगा तो कम होगा। कैश क्रॉप्स यानी जो फसल है वो कैश का क्रॉप है, पैसे कमाने वाली फसल, तो लोग उसको लगाते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। इस तरह से जो फ्रेश वाटर की सप्लाई है वो कम हो चुकी है। द शॉर्टेज आर आइदर ड्यू टू डाइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पोल्यूशन, हम पानी को मतलब पानी जो है वो मौसम में चेंज होने की वजह से इसलिए उसके जो चश्मे हैं वो सूख रहे हैं, और साथ ही साथ हम पानी को बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे हैं, उसकी वजह से पानी कम हो रहा है। अब इसमें पार्ट नंबर 3 है रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन कोस्टल एरिया टू चेक द विंड मोमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। तो ये आपने जब वीडियो में पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि उसे क्या कहते हैं। तो ये जाहिर सी बात है ये फॉल्स है, गलत है। रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मोमेंट एंड प्रोटेक्ट सॉइल कवर, दीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। तो वो आपने शेल्टर बेल्ट्स में अच्छी तरह से पढ़ा था कि मैदानी इलाकों में ज़मीन के चारों तरफ दरख्त लगाए जाते हैं ताकि हवा जो है वो दरख्त से टकराए, ना कि मिट्टी से, तो और उनकी मिट्टी और फसल जो है वो उड़ने से बचे।
तो इस तरह से उसको हम शेल्टर बेल्ट कहेंगे, ना कि यहाँ इंटरक्रॉपिंग इन्होंने गलत लिखा है। अब है इसमें पार्ट नंबर 4, ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। यानी जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, जैसे इंसान जंगल में जा रहा है, जंगल काट रहा है, अर्बनाइजेशन कर रहा है, ये हर तरह से फैक्ट्रियाँ बना रहा है, ये एक तरह से ह्यूमन इंटरफेरेंस है एनिमल्स और प्लांट्स के खिलाफ। तो इसमें इंसान जो इंटरफेयर कर रहा है, तो इससे जो चेंज ऑफ क्लाइमेट हो रहा है, क्या ये हमारे इकोसिस्टम को होल्ड कर पाएगा? तो नहीं, गलत है, ये फॉल्स है। क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रही है, वो दोनों एक साथ चलते हैं। इंसान ह्यूमन इंटरफेयर जब करेगा तभी क्लाइमेट चेंज होगा। तो ये दोनों चीज़ें कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। ये जो कुदरती हैवानियात और नबातात, यानी कि जानवर और पौधे जितने भी किस्म के पाए जाते हैं, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनके रहने की जगह जो हैं वो उनसे छीनी जाएगी, एंड हेंस डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम, और हमारा जो इकोसिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे आज के ये क्वेश्चंस का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। तो अब हम अगली वीडियो में अब हिस्ट्री के चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। थैंक यू।